एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? दुनिया के सबसे ऊंचे बकरे का नामो निशान मिट रहा था। मेरे दादा भी आखिरी वक्तों में कहता था कि हमें अभी आंखों से देखने के लिए जानवर नहीं दिखाई दे रहे हैं। मगर कुछ जबरदस्त लोगों की वजह से वो फिर से बढ़ने लगे। हमें एक शिकारी की गोली से उड़ती गर्द महसूस हुई। हमारे पास मुकाबला करने के लिए हथियार नहीं थे। मेरे लिए नौकरी में इत्मीनान का सबसे बड़ा पहलू ये है कि मैं घटते हुए कुदरती वसाइल को बचाने और महफूज बनाने के लिए काम करता हूँ। सबसे बड़ी आबादियों में से एक आबादी यहाँ चित्राल गोल नेशनल पार्क में फल फूल रही है। हिंदू कश पहाड़ों के सख्त माहौल में मुकम्मल ढले हुए। हर साल जोरावर नर नस्ल बढ़ाने के हक के लिए लड़ाई करते हैं। इनकी अगली नस्ल की बढ़ती तादाद माहौलियाती निजाम को इस्तेहकाम दे रही है। मगर गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में चित्राल गोल नेशनल पार्क की आबो हवा बहुत तेजी से तब्दील हुई है। हम यहाँ जनवरी में बैठे हैं और कोई बर्फबारी ही नहीं। बार बार का कहर मारखोरों को भूखा मार देता है। मेरे ख्याल से बर्फानी तेंदुए यहाँ बढ़ती हुई गर्मी की वजह से गायब हो गए हैं। उनकी जगह अब ले ली है हिमालय के बागड़ बिल्लों ने। ये मारखोरों के ताजा जीनियाती पूल पर एक रॉक है। मारखोर पहाड़ों का बादशाह एक बार फिर खतरे में है, मगर कोई इन्हें बाहर ना करे। मारखोरों को देखने के लिए बहुत जान मारना पड़ती है। जंगल पहुंचकर मारखोरों का जायजा लेना पड़ता है। वो कहां पर थे? अगर अब वहां नहीं है, इसका मतलब है कुछ बुरा हुआ है। या तो बर्फानी तेंदुए या भेड़िए, या फिर इस जगह शिकारी आए थे। अगर आप कदमों के निशानात की जांच करें, वो इंसानी हैं, भेड़ियों के हैं या फिर बागड़ बिल्लों के, कि किसने मारखोरों को तंग किया। मारखोरों की तादाद तेजी से गिर रही थी और वो कम होकर सिर्फ 600 रह गए थे। मारखोरों की हिफाजत के लिए शिकारियों पर कड़ी नजर रखते हुए उनका पीछा करना पड़ता है। उनके जबरदस्त कैमोफ्लाज की वजह से उन्हें देखना आसान नहीं। कठिन मौसमियाती सूरत हाल का मुकाबला करना, जैसे शदीद सर्द या जिनमें दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर जाए, कोई आसान काम नहीं है। हमारे पास उनसे लड़ने के लिए कोई सामान था, ना ही हथियार। हमें तो बस डंडों के सहारे काम करना पड़ता था। यही वजह है अक्सर गोलियों की जद में भी आए हमने महसूस किया कि शिकारी की गोलियों ने गर्द उड़ाई। मैं डरा हुआ नहीं था। मैं तो बहुत जोश में था कि मैं उनको पकड़ लूंगा। खौफ ने मुझ पर कोई असर नहीं किया। मेरे दादा ने, शहजादा बुरहानुद्दीन ने बड़ी कुर्बानियाँ इसको कंजर्व करने के लिए दी हैं और इसके लिए लोग मुकर्रर करके, कई लोगों को तनख्वाहें दे के, राशन दे के, अपने ज़ाती वाचर मुकर्रर करके, उनको घर दे के, ज़मीनें दे के, यहाँ पे बसा के उनके ज़रिए हिफाजत कराया था। हमको हमेशा उधर लेके जाता था और हम इनको देखते थे और बचपन से हमको इनको देखने का, बड़े जानवरों को हमें शौक़ था। मेरे दादा भी आखिरी वक्तों में कहता था कि हमें अभी आंखों से देखने के लिए जानवर नहीं दिखाई दे रहे हैं, सही कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, हिफाजत सही नहीं हो रहे हैं और चोर मोर पोचर्स वगैरह इनको मार मार के कम कर दिया है।
तो जब दादा फौत हो गए तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मारखोर हमारा जो कौमी जानवर है इसको कम से कम हम बचा सकें। हमने इनको अभी महफूज नहीं किया तो हमारी आइंदा नस्ल जो है इसको नहीं देख सकेगी। एक चित्राली लोक गीत है जिसमें एक जख्मी माँ मारखोर और उसके बच्चों के दरमियान मुकालमा है, जो एक शिकारी की गोली का निशाना बनी है। नाने नाने तापाजोले गोयान नानो जाने तापुसो खेलनोवा नाने नाने सोकुरेन कासी नानो जाने आनो पुरेन कासी। ये गीत सबसे बड़ा मुहर्रिक था मेरे लिए कि मैं उनके तहफ़्फ़ुज़ पर काम करूं। मारखोर वहीं बच्चे देते हैं जहां उन्हें अपनी अगली नस्ल महफूज मालूम होती है। तीन दिन बाद नौमौलूद बच्चा अपनी मां के साथ धीरे धीरे हरकत करने लगता है। 15 रोज में यह सब्जे से पेट भरने की कोशिश करेगा, मगर अपनी मां के साथ ही रहेगा। ये 15 दिन कि जब ये मां के दूध पर होते हैं, इन बच्चों के सर पर खतरा मंडला रहा होता है, कभी सुनहरे उकाब तो कभी भेड़ियों का। तो मां महफूज मकामात का इंतखाब करती है। यहाँ शिकारी परिंदों में सबसे काबिल जिक्र हैं सुनहरे उकाब। ये मारखोर के बच्चों का शिकार करते हैं। मारखोरों का अफजाइश नस्ल के वक्त और नस्ल बढ़ाने के तलब के दौर में ये वाकयात बढ़ जाते हैं, क्योंकि माओ का ध्यान बटा हुआ होता है। उकाबों के इस जोड़े ने अपना शिकार ताड़ लिया है। एक नन्हा मारखोर जो भटक कर मां से बहुत दूर हो गया है। अब इसे तन तनहा इस हमले का सामना करना पड़ेगा। यह सिर्फ 6 महीने का है, मगर अभी इतना भारी है कि उकाब उसे उठा नहीं सकता। तो उकाब इसे हाँक कर किसी उमूदी जमीन तक लाने की कोशिश करते हैं, जहां से ये इसे गिरा सके। और बच्चा ये जानता है सबसे अच्छा है कि पेड़ों में पनाह ली जाए, जहां सुनहरे उकाब आसानी से हमला नहीं कर पाते। मगर भूखे उकाब इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। ये कोई हैरानकुन बात नहीं कि बहुत सारे मारखोर के बच्चे अपनी पहली सालगिरह भी नहीं देख पाते। मगर ये बच्चा जिंदगी की जंग लड़ रहा है। मां देखती है कि बच्चा मुश्किल में है तो उसकी लड़ाई में शामिल हो जाती है। उकाबों के पास हमले का आखिरी मौका बचा है, बच्चे के दौड़कर पनाह लेने से पहले पहले। बस कुछ कदम और चढ़ना है।
खुशनसीब बच्चा एक और दिन देखने के लिए जिंदा है। सुनहरे उकाबों को बचे कुचे पुराने शिकार पर ही गुजारा करना पड़ेगा। मारखोर सख्त जानी की अलामत होने के नाते बहुत अहम है। उनकी बहाली हिकमत अमली बराए महफूजात पर मुहर तस्दीक है कि इसका निफाज दूसरी अनवाए हयात पर भी किया जा सकता है। उसकी बहाली उस नेशनल पार्क के सारे माहौलियाती आलात के लिए एक मुबारक घड़ी है। मारखोर की कद्र में यह तेज तब्दीली कैसे रूनुमा हुई? एक शिकार के $2,12,000 देने वाले गैर मुल्की शिकारियों को चित्राल में एक साल के लिए सिर्फ 3 मारखोरों के शिकार का लाइसेंस दिया जाता है। आमदनी का 20% हिस्सा कौमी खजाने में जमा कर दिया जाता है और 80% मकामी आबादियों पर लगता है। यह प्रोग्राम सूबाई महकमा हयात जिम्मेदाराना निगरानी में साइट्स की रहनुमाई में मकामी देई कमेटी बराए महफूजात की मुआवनत से चलता है। ट्रॉफी हंटिंग जो कंजर्वेशन हम करके जिसमें जो मेल बड़े जानवर 10 साल 9 साल 12 साल के जानवर होते हैं उनके लिए बाहर के शिकारी परमिट खरीदते हैं। जो सबसे ज़्यादा बोली देगा परमिट उसको दिया जाता है। उस रकम को वो जमा करते हैं। वो हुकूमती हिस्सा लेने के बाद वो बकाया हिस्सा जो है वो जो हमारा टर्म ऑफ पार्टनरशिप है उसके तहत सारे VCCs में तकसीम कर देता है, विलेज कंजर्वेशन कमेटीज़ में। 6 करोड़ रुपए मामूली चीज़ नहीं। इस 6 करोड़ रुपए से ये बकाया जो है इनकी निगाहदाश्त होती है, इनकी कंजर्वेशन होती है। वरना कंजर्वेशन के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है, ना ही हुकूमत के पास है। आमदन अगर ना हो किसी चीज़ का तो हुकूमत कब तक उसके लिए अपने जेब से पैसे देगी। हमारा ये साइड जो है ये बिल्कुल पसमानदा इलाका था, पुल नहीं था इधर। पहले इनको लेकर रोड पे जाना था, बच्चे को हाथ पकड़ के। वो पुल जो था वो इतना बारीक पुल था, उधर पुल बनाया, उधर मस्जिद बनाया, रोड बनाया, ये वगैरह बहुत से इज्तिमाई काम करते हैं। मैं ये कम्युनिटी वाचर हूँ। नौकरी नहीं थी, बाप भी नौकर नहीं था, इस वजह से मुश्किलात है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। मारखोर की वजह से बहुत रोज़गार आया है। यहाँ 5 बंदे ड्यूटी दे रहे हैं, हमारे को तनख्वाह मिल रही है। ये जो इतना ज़्यादा दिल जलाते हैं अपना, हाय इसको मार दिया, अरे भाई इसको अगर इस ट्रॉफी हंटर ने मार दिया तो खाल में सोना भर के तुम्हें दे दिया 6 करोड़ रुपए। अगर ये टूल हमारे हाथ ना आता तो अभी तक खुदा की कसम एक मारखोर भी किसी को नजर इस इलाके में नहीं आता। खिज़ां की आमद है और बड़े नर मारखोर बालाई चरागाहों से उतरकर नीचे आ रहे हैं। दिसंबर उनके नस्ल बढ़ाने की सीजन की शुरुआत होती है। ये पुरजोश लम्हात हैं। हर नर को किसी आमादा मादा की तलाश है। देख रहे हैं कि वो तैयार हैं कि नहीं। ऐसे में वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। इससे पहले कि ये नर कोई जोड़ा बना सके, इसे एक मुकाबले से गुजरना होगा और नस्ल बढ़ाने का हक जीतना होगा बजोर ताकत। सौ किलो के वजन के साथ वो जानलेवा कुव्वत पैदा कर सकते हैं। मादा सभी उम्मीदवारों की ताकत का मुजाहिरा देखती है, बंधन में बंधने का इंतजार करती है।
ये लड़ाई अनकरीब जाती अना की लड़ाई बनने वाली है। मद्दे मुकाबिल नर बिल्कुल एक जैसे हैं। ऊपर चढ़ते हुए ये एक दूसरे का जोर नापते हैं। हर मारखोर के सीने के बालों से उठती बू अलग होती है। सींगों का टकराव इनके गुस्से को और बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हुए मारखोर का हदफ है कि कटे हुए खुरों पर अटके मद्दे मुकाबिल का तवाजुन खराब करे और उसे गिरा दे। मारखोरों की लड़ाई कई दिनों तक चल सकती है और इसका अंजाम मौत हो सकता है। और ये खिलाड़ी हार मानने वाला नहीं, मगर जोड़ा बनाने का हक जीतना है तो खेल बेहतर करना पड़ेगा। वो अगली नस्ल का बाप बनने का हक जीत गया। पाकिस्तान के मारखोर की तादाद में ये इजाफा कंजर्वेशन की एक शानदार कामयाबी की दास्तान है, मगर बदकिस्मती से उफक पर कुछ तशवीशनाक निशानियां हैं। माजी में हम यहाँ काश्तकारी करते थे। काले रीछ हमारी मकई की फसल चट कर जाते थे। यहाँ पहले उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, अब आखिरकार मकामी तौर पर मादूम हो गए हैं। मैं बच्चा था तो यहाँ अड़याल भेड़ें दिखाई देती थी, फिर वो गायब हो गईं। सर्दियों में 5 फीट तक बर्फ पड़ा करती थी। गर्मियों में भी आबो हवा में खुनकी होती थी और नवंबर से ही ठंड पड़ने लगती थी। मौसमियाती तब्दीली ने इस नेशनल पार्क को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। देखिए, हम जनवरी में यहाँ बैठे हैं और बर्फ का कोई नामो निशान नहीं। रखवालों की चौकियाँ इस मौसम के दौरान बंद हुआ करती थी, मगर रास्ते खुले हैं, रसाई मुमकिन है। तो ये इस नेशनल पार्क के मुस्तकबिल के लिए कोई खुश आइन बात नहीं। ये नेशनल पार्क बर्फानी तेंदुओं के लिए हॉट स्पॉट हुआ करता था। पहली बार बर्फानी तेंदुए को सन 2006 में सैटेलाइट रेडियो कॉलर यहाँ पर लगाया गया था और पहली बार बर्फानी तेंदुए की तस्वीर भी इसी नेशनल पार्क में खींची गई थी। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में होने वाली ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मारखोर कमजोर होते जाएंगे। खुश्क साली की वजह से उनका चारा कम हो गया है। मुझे लगता है बर्फानी तेंदुओं के गायब होने की वजह यहाँ का गर्म होता माहौल है। एजाज का मानना है कि बर्फानी तेंदुओं की मादूमियत एक ऐसे अम्र का बायस बनी है जिसे माहिरीन माहौलियात मेसोप्रेडेटर्स रिलीज इफेक्ट कहते हैं। एक मजहर कुदरत कि जब दरमियानी कामत के दरिंदे जैसे कि जंगली बिल्ले चोटी के शिकारियों जैसे बर्फानी तेंदुओं की जगह ले लेते हैं और कभी कभी छोटा शिकारी छोटे शिकार मारने में ज्यादा माहिर होता है। वो मारखोर के बच्चों को ज्यादा शिकार बनाता है, यानी मारखोरों की नई अफजाइश नस्ल पर असर अंदाज होता है।
ऐसा नहीं है कि यहाँ दरिंदे ही तब्दील हो रहे हैं, मारखोरों का कुदरती मस्कन भी तगय्युर का शिकार है। इन इलाकों में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पहाड़ी चश्मे थे ज़्यादातर खुश्क हो चुके हैं। तो इन हालात में अगर हैबिटेट्स के अंदर पानी की किल्लत होते, ये पानी की तलाश में कोर जोन से निकल के ये बफर जोन्स की तरफ चले जाते हैं, जो कि ज़्यादा महफूज नहीं होते, तो उनमें पोचिंग का भी ख़तरा होता है। जब बारिश ना हो, खुराक का सूख जाना, घास फूस का सूख जाना, दरख्तों का सूख जाना, तो ये तो इनका तो सारा गुजारे ये ओक ट्रीज पर है। तवील अरसे तक बारिश की कमी के बायस बलूत के दरख्त झड़ सकते हैं। बलूत का दरख्त जो मखसूस बीमारियों के लिए उनकी खुराक का एक बुनियादी जुज है। वो बलूत की निचली शाखों को खा लेते हैं मगर ऊपरी शाखों तक नहीं पहुंच पाते। मुझे मारखोर ना दिखें तो याद आने लगते हैं और मैं उनसे मिलने चला जाता हूं। यहाँ जिंदा रहना हमेशा ही मुश्किल रहेगा, मगर मारखोर अब अकेले नहीं हैं। मारखोर एक शानदार नौए हयात होने की वजह से कंजर्वेशन तंजीमों की तवज्जो मबजूल कराता है। ये इस नेशनल पार्क में पाए जाने वाली दूसरी जंगली हयात के लिए एक साइबान का काम करता है। तो इस जज्बे से हम कंजर्वेशन कर रहे हैं। हर एक चीज़ की तमाम स्पीशीज़ जो हमारे पास आते हैं, चाहे लिंक्स हो, चाहे सिनो लेपर्ड हो, चाहे वुल्फ्स हो, मारखोर हो, चकोर हो, राम चकोर हो, जो भी हमारे कंजर्वेसी के अंदर है, हम उनकी हिफाजत करते हैं। और इस हिफाजत के लिए हमने काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं, अपने लकड़ियाँ लाना बंद किया है। इस कंजर्वेशन की करने की वजह से यहाँ पे मारखोर की आबादी भी बढ़ी है और लोगों के जो मसाइल हैं, छोटे छोटे पैसों के लिए जो नुमाइंदों के पीछे भागते थे, ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। पहले वाचरों की ज़रूरत थी, अब जब पैसा तकसीम हो गया है तो ख़वातीन भी कहते हैं हम भी हिफाजत करते हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, सब पूरा कम्युनिटी हिफाजत अभी करने के लिए तैयार हो गई है। मेरे लिए नौकरी में इत्मीनान का सबसे बड़ा पहलू ये है कि मैं घटते हुए कुदरती वसाइल को बचाने और महफूज बनाने के लिए काम करता हूँ और इस नाजुक माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली वज़ाह करता हूँ। जब मुझे मारखोर पुरसुकून दिखाई देते हैं और जंगली बिल्ले भी बार बार दिखाई देते हैं और दूसरे अनोखी अनवा के जानवर की बड़ी तादाद जैसे कि भेड़िए जो कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कम हो रहे हैं, ये मेरे लिए फ़ख्र का लम्हा होता है। और मारखोरों को लिए ये बड़ी खुशखबरी है, बावजूद उन सारे मसाइल के जिनसे उनका सामना है। अब उनके कई साथी हैं जो मारखोरों के राज को मजबूत बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। पहाड़ों का बादशाह जारी है।